नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद पुनः इतिहास पढ़ने के लिए आए हैं। तो आज हम लोगों का विषय है जर्मनी और इटली का निर्माण। और पहला पॉइंट है, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राष्ट्र की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। तो हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा था कि रूढ़िवादी का भाव किस प्रकार था, वो क्या चाहते थे। वो पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, ऊंच नीच राजतंत्र इस तरह की परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। तो इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र बने। तो जैसा आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में क्या काफ़ी व्याप्त थी। तो इससे यह पता चलता है कि जैसे कि उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ध्यान अपने में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और निम्न वर्गीय जो लोग रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन तक समाचारों का पहुंच पाना ही मुश्किल होता है। उनके पास साधन की कमी के कारण समाचार नहीं पहुंच पाता है। तो वो राष्ट्रवादी भावनाओं पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो अब है क्या कि व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। किन्होंने? मध्यवर्गीय लोग ने, जिसमें राष्ट्रवादी भावनाएं व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या की? दबा दी। तो उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और फिर इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। एकीकरण सबको मिलाना, तो एक बनाना, ठीक है। कि प्रशा ने क्या किया? आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे। इस प्रक्रिया का जनक था जिसे ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वायसराय में हुई एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। क्या था कि ये जो 3 जीता गया हम लोगों का, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तो उस सभी को मिला के एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई? पूरी हुई, सबको एक बना दिया गया। और जनवरी 1871 में वायसराय में हुआ एक समारोह जो था, उसमें विलियम प्रथम को क्या किया गया? जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब है क्या कि 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वायसराय के महल में बेहद ठंडे शीश महल में हुई। अब है क्या कि यहाँ पर उन्हें सम्राट घोषित किया गया जनवरी में ही। और 18 जनवरी को ठंड के दिन में एक बैठक बुलाई गई जिनमें सेना के प्रतिनिधि थे, कुछ बड़े बड़े अधिकारी थे, प्रमुख मंत्री थे, राज्यों के राजकुमार थे। उन्होंने एक उनके साथ मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई और सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। सबको जो बनाया गया एकत्रित करके उसी को एक जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। अब जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। अब जिसने 3 देशों पर 7 सालों में विजय पाली और एकीकरण किया, तो उसका प्रभुत्व तो स्वाभाविक है कि दिखेगा। तो नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानून तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। अब है क्या कि अगर राष्ट्र राज्य घोषित किया गया
तो राष्ट्र को की ओर अग्रसर हेतु कुछ तो कुछ कार्य किया जाएगा। तो वहाँ के राज्य ने जर्मनी की क्या की, मुद्रा और बैंकिंग, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। मतलब आधुनिकीकरण, जो पुरानी चीज़ थे उसी को आधुनिक किया गया, कुछ नए नए टेक्नोलॉजी लाए गए उस समय के हिसाब से। ठीक है, तो नए नए आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया। प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बना। तो अब आता है अगला विषय, इटली। तो जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो अभी जो इटली है वो पहले कैसा था, अनेक मतलब वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। आप ये मैप देख सकते हैं, आपके भी बुक में दिया हुआ था। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली क्या था, 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमाउंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य भागों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय स्थानीय रूप मौजूद थे। तो इतालवी जो था, हम लोगों को उसको उनका जो भाषा था मेन, तो उसने क्या साझा रूप हासिल नहीं किया था। वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रीय बोली बोली जा रही थी, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग हो रहा था। तो 1830 के दशक में जोसेपी मेस्नी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब एकीकृत इतालवी जो गणराज्य था, ठीक, 1831 के दशक में जोसेपी मेस्नी ने क्या किया, एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। और उद्देश्य का जो प्रसार करना था, तो वो तो अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, एक गुप्त संगठन बनाया जिन्हें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। एक गुप्त संगठन था और उसका नाम क्या था, यंग इटली। तो 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर इनेमुल द्वितीय पर आ गया, जो कि एक इतालवी, हम लोग यहाँ पढ़े थे कि सार्डिनिया पीडमाउंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। तो अब उसी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि वो 1848 में जो असफलता का सामना करना पड़ा, तो उसे ही इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि वही एक क्षेत्र जो था सार्डिनिया पीडमाउंट, सिर्फ उसी पे एक इतालवी राजघरानों का शासन था। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। अब है कि मंत्री प्रमुख काबूल, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। तो अब आता है यहाँ पर कि इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले प्रमुख मंत्री का नाम क्या था, तो वो काबूल थे। तो न तो एक क्रांतिकारी था, अब जो काबूल हैं वो न तो क्रांतिकारी थे, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था। और फ्रेंच से सार्डिनिया पिडमाउंट की एक चतुर कूटनीति संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमाउंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ठीक है, और नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा भी लिया था। अब 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए क्या किया, स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में भी सफल रहे। ठीक है, तो 1861 में इमैनुअल
द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिसमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, इटली के कौन निरक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, जिसका मतलब ज़्यादा वो था संख्या था, अभी अभी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। तो वो लोग क्या थे, निरक्षर थे, मूर्ख थे, तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग अनभिज्ञ थे उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से। तो दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबोल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी। अब आता है ब्रिटेन की अजीब दास्तां। तो कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया, तुरंत नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निजातीय थी, और इन सभी जातीय समूहों को अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपरा भी थी। तो पहले जो था वो ब्रिटेन क्या था, यहाँ पे ब्रितानी राष्ट्र द्वीप था ही नहीं, वो ब्रितानी राष्ट्र था ही। सब ही जो लोग थे सबके अलग अलग क्या था, एक सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, और सभी लोगों की अलग अलग पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव, जैसे कि मैंने पीछे ही पढ़ा कि यह एक तुरंत हुई प्रक्रियाओं में से नहीं है, ये एक लंबे संघर्ष का परिणाम है, नतीजा है। तो एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो फिर है कि इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर दबाव प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद ने आंग्ल सदस्यों का दबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। तो इंग्लैंड को जो बनाया गया उसमें क्या किया गया, स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को भी योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। तो स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। तो स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गोलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। अब था क्या कि जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको अपनी भाषा गोलिक बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने में भी मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। वो क्या किया गया, अपना वतन छोड़ दिए, देश छोड़ दिए। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बंटा हुआ था, और अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म वाले मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व जमाने में सहायता की। और फिर क्या है कि ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। तो वोल्फटोन उनकी यूनाइटेड आयरिशमेन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। जैसा कि हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा कि आयरलैंड के लोगों को ना तो अपनी गोल की क्या भाषा थी, तो उन्हें भी गोलिक भाषा बोलने में मजबूर किया, नहीं बोलने के लिए कहा गया, और राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी अनुमति नहीं थी। और अंततः इसका परिणाम क्या हुआ कि आयरलैंड को भी
क्या किया गया, अपने यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। अब आता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। किसी शासक को एक मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। तो शासक को बता सकते हैं कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, या वो किस भाव कैसे मतलब कार्य करते थे, लेकिन एक राष्ट्र को एक मूर्ति के रूप में आप नहीं दर्शा सकते हैं। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीयकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। अब ये पहले एक प्रश्न था कि यह किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन 18वीं 19वीं सदी में कलाकारों ने इस राष्ट्र का मानवीयकरण करके प्रश्न को हल कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, और उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया था। हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि कौन थे वो, तो वो जो थे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि फ्रेडरिक सरयू जो थे जिन्होंने यूटोपिया बनाया था, तो उनमें भी उन्होंने एक स्वतंत्रता के रूप में दर्ज, ठीक है। तो देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। अब राष्ट्र को व्यक्ति का जमा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। जैसा कि हम लोग अपने भी देश में देख सकते हैं कि भारत को एक मानव रूपी देने के लिए, मानव रूप बनाने के लिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, भारत माता, एक नारी का इस्तेमाल किया गया। तो फिर क्या है कि इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और वह तराजू लिए हुए है। अब इस प्रकार के नारी रूपक का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। तो कब किया इनका, 19वीं सदी में। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया जिसे ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। अब उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के ही थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान भी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। अब मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। अब आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदियों के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। तो पहले जो सिद्धांत थे वो नहीं रह चुके थे, अब क्या था, वो संकीर्ण हो चुका था। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि अब धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी राष्ट्रवादी भावनाएं। तो इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्रति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया, और 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था।
तो इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। क्षेत्रीय तो थी और भौगोलिक भी थी। तो इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मांटीनीग्रो शामिल थे। और क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। क्या था? बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अब बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। और 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। तो ऑटोमन साम्राज्य ने जो आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए खुद को मजबूत बनाना चाहा, तो उन्हें क्या मिली? असफलता का सामना करना पड़ा, असफलता मिली। तो एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। अब जब जिनका प्रभुत्व है वहाँ पर शासन कर रहे हैं, जब वो कमजोर पड़ने लगे तो छोटे छोटे लोगों ने क्या किया? एक से बाद अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। सब अपने स्वतंत्र होना चाहते थे। तो बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वो कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन पर अधीन कर लिया। तो उन्होंने क्या कहना चाहा और उन्होंने क्या बताया, साबित किया कि हम पहले से ही स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें अधीन कर लिया गया। किसके द्वारा? विदेशी शक्तियों के द्वारा अधीन कर लिया गया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के लिए प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब धीरे धीरे लोग अपने स्वतंत्रता के लिए उठेंगे, खड़े होंगे, आवाज़ लगाएंगे, तो जो उस पर शासन कर रहा है, जो कोई भी एक शासक शासन कर रहा है, तो उन्हें मतलब गुस्सा आएगा कि हमारा एक छोटा सा क्षेत्र हमारे हाथ से निकल जाएगा, खुन्नस आएगी। तो फिर क्या हुआ कि बाल्कन राष्ट्र एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राष्ट्र अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। अब परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी स्पर्धा थी। तो वो खुद में ही लड़ते रहते थे और खुद ही चाहते थे कि हम कितना से कितना बड़ा क्षेत्र अपने हाथ में या अपने अंदर रखें, खुद हथिया लें। और बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और यूरोप उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी स्पर्धा। तो पहले जो व्यापार थी, व्यापार के साथ साथ उपनिवेश था, तो अब इससे हटकर जो प्रतिस्पर्धा होने लगी वो नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए भी होने लगी। तो जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आए। अब जैसे जैसे लोग इस बात को जानने लगे तो वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए गुहार लगाने लगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ पर कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। सभी राष्ट्र क्या चाहते थे? अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, अपनी अपनी छवि बनाना चाहते थे, अपना अपना पकड़ बनाना चाहते थे। तो इससे इस इलाकों में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और इसी जो बाल्कन क्षेत्र में हुआ
रूस, जर्मनी, इंग्लैंड ये सब अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे और सभी आपसी मतभेद के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, इसी वजह से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। तो साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर लेके गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे और हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब सभी जो लोग थे वो क्या थे, अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य निर्माण करने लगे, के लिए संघर्ष करने लगे और वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। और वो सभी लोगों में जो एक चीज समान थी वो क्या थी, सामूहिक राष्ट्रीय एकता थी और जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर लिया था। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक सार्वभौम मान लिया गया। तो अब हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उससे पहले हम लोग कुछ एक जो बीच बीच में शब्द आए थे हम लोग उसे देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द था निरंकुशवाद। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी ही राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। और कल्पनादर्श एक जो यूटोपिया किसने बनाया था, जो फ्रेडरिक सरयू ने यूटोपिया बनाया था, एक ऐसे समाज की कल्पना करता था जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव था। अब आता है जनमत संग्रह। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं। अब याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। फिर 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वियना संधि, शांति संधि, और फिर 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत, मध्यवर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग कराता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। फिर 1859 से 1870 ये इटली का एकीकरण। फिर 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण और 1905 हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता। अब आता है रूढ़िवादी। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रूढ़िवादी पुरानी परंपराओं को जीवित रखना चाहते थे और वो राष्ट्र को धीरे धीरे विकास की ओर प्राथमिकता देते थे। अब है विचारधारा। तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह ही विचारधारा कहलाता है। अब एक नया शब्द है
नृजातीय तो एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नृजातीय कहते हैं। अब है रूपक। जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाए। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा यह अध्याय समाप्त हो चुका है, और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों का अगला अध्याय भी तुरंत ही लेकर आऊँ। तो धन्यवाद।